छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे अनुशासन के बारे में, है ना। अनुशासन मतलब कि शासन में हम जो कोई भी कार्य करते हैं ना, तो हम एक निश्चित समय के अनुसार करते हैं, है ना। या हम कुछ भी कार्य करते हैं तो हम एक अनुशासन के अंदर रहकर करते हैं। तो अनुशासन का एक व्यक्ति के जीवन में जो रोल होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी के अनुशासन में रहकर कार्य करता है ना, तो वो किसी भी कार्य को वो आसानी से कर लेते हैं। और अगर हम अनुशासन की बात कर रहे हैं तो अनुशासन और विद्यार्थी का गहरा संबंध होता है। जब एक विद्यार्थी है ना विद्यालय जाता है तो वह अनुशासन में रहकर अगर वो विद्या प्राप्त करने लग जाता है तो क्या करता है, अनुशासन के अंतर्गत रहकर वह विभिन्न प्रकार के क्या तौर तरीकों को सीखता है ना। कि किस टाइम पर विद्यालय जाना चाहिए, कि विद्यालय में क्योंकि जो विद्यालय में अब जो साथियाँ हैं ना, साथी है जो सहपाठी है या जो शिक्षक है उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार का जो अनुशासन है वो विद्यार्थी में सिर्फ विद्यालय से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है और वो अनुशासन के अंतर्गत रहकर ही अपने सारे कार्य का निष्पादन वो करता है। तो चलिए हम जो अनुशासन है उसका अर्थ देख लेते हैं। साधारण अर्थों में अनुशासन से नियंत्रित ढंग से कार्य व्यवहार करने से लगाया जाता है। देखिए, जो अनुशासन है ना उसका हम साधारण अर्थों में कह सकते हैं कि जो अनुशासन है वह नियंत्रित ढंग से कार्य करने की एक विधि हम कह सकते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जो अनुशासन होता है ना वह मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अनुधन शासन, है ना। अनु का अर्थ होता है पीछे और शासन का अर्थ होता है नियंत्रण करना। तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम एक शासन के अंदर रहकर या नियंत्रण पूर्वक विधि से हम उस कार्य का निष्पादन करते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, अगर हम किसी कार्य को किसी के अनुशासन किसी के अंडर रहकर करेंगे तो वो जो कार्य का हमारा निष्पादन है वो सही ढंग से होता है। डिसिप्लिन लैटिन भाषा के डिसिप्लुस से बना है, अर्थात अनुशासन को अंग्रेजी में डिसिप्लिन कहा जाता है ना, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा की डिसिप्लस से बना हुआ है ना, जिसका अर्थ होता है आदेश का पालन करना। मतलब कि जो लैटिन भाषा में उसको क्या बोलते हैं, डिसिप्लुस, है ना। ये लैटिन भाषा के डिसिप्लुस से बना है जिसका अर्थ होता है आदेश का पालन करना। मतलब कि अनुशासन में क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए, है ना, एक अनुशासन बनाया रहता है। जैसे हम एक परिवार का एग्जाम्पल लेते हैं ना, हमें देखने को मिलता है कि कोई परिवार है तो वो अपना उसमें अनुशासन बना रहता है कि हमें इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे खाना खाना है, इस टाइम पे पढ़ाई करना है। तो हर एक चीज़ का अलग अलग क्या है, उसमें अपने घर में उन्होंने क्या है अनुशासन बनाया रहता है। तो जो व्यक्ति क्या करता है उसी के अंतर्गत अपने कार्यों का निर्वहन वो करता है। तो अनुशासन के अंतर्गत रहकर अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो वो एक तरीके से देखा जाए तो वो एक सिस्टमेटिक ढंग से हमारे जीवन जीने का तरीका होता है। और हमें कभी कभी देखने को मिलता है कि कई लोग तो अनुशासन बनाते हैं लेकिन उस अनुशासन के अंतर्गत रहकर वो क्या करते हैं, उसका शोषण करते हैं। मतलब एकदम कठिन से कठिन अनुशासन बनाकर उसे विभिन्न तरह से प्रताड़ित किया जाता है। तो एक तरीके से जो अनुशासन होता है उसे अच्छा भी होता है और एक तरह से दूसरी तरफ देखेंगे तो हम जो अनुशासन होता है उसे कई लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करते देखने को हमें मिलता है। चलिए अब हम अनुशासन की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। देखिए, जो अनुशासन है ना, इसके बारे में जो अलग अलग जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने अपने अलग अलग तरीके दिए हैं। तो उन वैज्ञानिकों की जो परिभाषा है ना अनुशासन की उसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम जॉन डीवीजी के अनुसार, देखते हैं जॉन डीवीजी अनुशासन के बारे में अपनी क्या राय देते हैं। जॉन डीवीजी कहते हैं अनुशासन शक्ति है और कार्य करने के लिए एक उपयुक्त साधनों का सदुपयोग है। अर्थात जॉन डीवीजी ये कह रहे हैं कि जो अनुशासन है ना वह एक शक्ति है ना। क्या है, जो अनुशासन है एक प्रकार के हम बोल सकते हैं क्या वो शक्ति है और कार्य करने के लिए उपयुक्त साधनों का एक सदुपयोग है। अर्थात जॉन डीवीजी कह रहे हैं कि जो अनुशासन है वो एक प्रकार की व्यक्ति की क्या है, एक शक्ति होती है। अब जो वो जो भी विभिन्न कार्य करता है ना उसके लिए उपयुक्त साधनों क्या है, वो उपयोग है। मतलब वो अपने जीवन जीने के लिए या अनुशासन के अंतर्गत कार्य करने के लिए अनुशासन में जिस प्रकार साधनों को उपयोग करने के लिए कहा गया है उसी का उपयोग करके अपने जीवन को जीता है। अर्थात उसी नियम कानून के तहत क्या करता है, अपने जीवन को जीता है। तो जॉन डीवीजी कह रहे हैं है ना कि जो अनुशासन शक्ति है और कार्य करने के उपयुक्त साधनों का सदुपयोग है। अब हम दूसरा लेते हैं उदावर एवं उनियाल जी के अनुसार, है ना। अब देखते हैं उदावर एवं उनियाल जी क्या कह रहे हैं। अनुशासन एक व्यवहारिक स्थिति है ना। क्या है, अनुशासन एक व्यक्ति की क्या है, व्यवहारिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति शासन अर्थात नियमों के अनुसार व्यवहार करते हैं। अर्थात
दावा के उम्मीदवार जी कहते हैं कि जो अनुशासन है ना, वो क्या है, एक व्यवहारिक स्थिति है, व्यक्ति की क्या है, एक व्यवहारिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति शासन अर्थात नियमों के अनुसार अपना जो व्यवहार है वो करता है। मतलब व्यक्ति के सामने क्या है, विभिन्न प्रकार के अगर नियम कानून लागू कर दिए गए हैं तो व्यक्ति क्या करता है, उन्हीं नियम कानून को क्या करता है, वो फॉलो करता है और अपना जीवन जीता है। मतलब उसी के उस नियम के अंतर्गत रहकर ही वो क्या करता है, अनुशासन के अंतर्गत अपने जो सारे कार्य हैं, गतिविधियां हैं, उसका वो संपादन वो उसी नियम कानून के तहत वो करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनुशासन। तो ये दो परिभाषाएं अनुशासन के बारे में हम देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं जो अनुशासन उसके प्रकार है ना। पहला प्रकार है प्राकृतिक अनुशासन, दूसरा है आधिकारिक अनुशासन, तीसरा है व्यक्तिगत अनुशासन, चौथा है सामाजिक अनुशासन। तो सबसे पहले पहला देख लेते हैं प्राकृतिक अनुशासन। देखिए प्राकृतिक अनुशासन के अंतर्गत क्या है, प्रकृति मतलब नेचुरल अनुशासन। इसके अंदर क्या होता है, अगर हम किसी बालक को है ना जबरदस्ती किसी अनुशासन के अंतर्गत बांध के रखेंगे तो वह कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें जो प्राकृतिक अनुशासन के अंतर्गत क्या है, इसमें कोई बाहरी दबाव नहीं डाला जाता। वो क्या करते हैं, बच्चे अपने विवेक से क्या करते हैं, वो कुछ भी कार्य करते हैं, वो सीखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, प्राकृतिक अनुशासन के अंतर्गत जो एक बालक होता है ना, इसमें स्वच्छंद रूप से अपने जो क्रिया है वो करेगा और उसी प्रकार से क्या है वो सीखेगा, है ना। इसमें किसी तरह से बाहरी दबाव उन पर नहीं डाला जाता। वो नेचुरल तरीके से किसी चीज़ को सीखते हैं, है ना, और क्या करते हैं उसी प्रकार से भी अपने ज्ञान में क्या करते हैं, बढ़ोतरी को करते हैं। और जो प्राकृतिक अनुशासन है ना, इसकी जो इसमें क्या होता है, प्राकृतिक अनुशासन के अंतर्गत बालक क्या करते हैं, वो बिना किसी डर की झिझक के है ना अपने जो ज्ञान है उसको क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं और अपने हिसाब से अपने अपने मन से कुछ करके वो कुछ करते हैं और किसी कार्य को क्या करते हैं, वो सीखते हैं। तो इस जो प्राकृतिक अनुशासन है ना, इसको इसके अंतर्गत जो बालक होते हैं अपने जो भी कार्य है उसको आसानी से वो कर लेते हैं और बिना किसी दबाव के अंतर्गत वो प्राकृतिक अनुशासन के अंतर्गत रहकर वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को सीखते हैं। चलिए हम देख रहे थे प्राकृतिक अनुशासन, है ना। जो प्राकृतिक अनुशासन है हमने देखा था कि जो इसमें क्या होता है, बच्चे बिना किसी दबाव के है ना बाहरी नियंत्रण में डालते हैं, बिना किसी नियंत्रण या दबाव के कुछ भी चीज़ें सीखते हैं और वह अपने ज्ञान में क्या करते हैं, बढ़ोतरी को करते हैं। और जो प्राकृतिक अनुशासन है ना, इसके समर्थक रूसो जी हैं। रूसो जी का भी यही मानना है कि जो बालक होते हैं उस पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए, मतलब हद से ज़्यादा नियंत्रण नहीं करना चाहिए। उन्हें क्या उन्हें स्वतंत्र रूप से कुछ भी चीज़ें सीखने के लिए हमें छोड़ देना चाहिए। अब हम दूसरा देते हैं आधिकारिक अनुशासन, है ना। ये आधिकारिक जो अनुशासन है इसके जस्ट अपोजिट होता है। जैसे प्राकृतिक अनुशासन में क्या है, बच्चे को बिना किसी दबाव को सिखाया जाता है, लेकिन जो आधिकारिक अनुशासन है इसमें क्या होता है, जो एक बालक या बच्चा होता है वह किसी अपने जो बड़े होते हैं ना उसके अधिकार में रहकर उनके द्वारा जो बनाया गया अनुशासन है उसमें उसको कार्य करने के लिए धकेला जाता है, मतलब उसे उसी के अंतर्गत कार्य करने के लिए उकसाया जाता है, बोला जाता है। तो वो किसी के अधिकार में रहकर वो अनुशासन के अंतर्गत किसी कार्य का निष्पादन करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर बालक के ऊपर अगर उन्हें जबरदस्ती किसी चीज़ को करने के लिए बोला जाए है ना, या उन पर हुकूमत चलाई जाए तो क्या करता है, वो बालक स्वच्छंद रूप से किसी चीज़ को नहीं सीख पाता, वह अपने ज्ञान का वो बढ़ाव को नहीं कर सकता। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो आधिकारिक अनुशासन है ना इसके तहत बालक क्या करता है, वो किसी चीज़ को उस पर जबरदस्ती थोपा जाता है। तो क्या करता है, अगर हम किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को जबरदस्ती करने के लिए प्रेरित करेंगे तो क्या वो सही होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा वो, है ना। क्योंकि जो बालक होते हैं वो स्वच्छंद रूप से सीखने के लिए बने होते हैं, क्योंकि बालक क्या होते हैं, छोटे होते हैं और उनका मन भी कोमल होता है। अगर हम उसे आगे बढ़ाना है और उन्हें विभिन्न प्रकार के ज्ञान देना है तो उसे प्यार से समझा के, है ना, और एकदम नियम कानून ना अपना करके उन्हें अपने तरीके से उन्हें समझाना चाहिए, ताकि जो बालक क्या है अब वो बिना किसी संकोच या घबराहट के वो किसी चीज़ को वो आसानी से सीख पाए। अब हम तीसरा देखते हैं व्यक्तिगत अनुशासन। जो व्यक्तिगत अनुशासन होता है ना, ये बच्चों के लिए नहीं होता, ये परिपक्व व्यक्ति के लिए होता है। क्योंकि देखिए जो परिपक्व व्यक्ति होते हैं वह खुद जानता है कि कौन सा कार्य गलत है, कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य गलत है। इसके अंदर क्या करता है, व्यक्ति अपनी जो हर प्रकार के जो कार्य है ना उसको वो सही ढंग से करने के लिए वो अपना खुद एक अनुशासन के अंतर्गत रहकर वो कार्य करता है, ताकि वो उस कार्य को सही समय पर वो कर सके। तो वो उसके अपने लिए अनुशासन वो स्वयं बनाता है कि मैं इस कार्य को इस समय पर मुझे करना चाहिए, है ना, या मुझे इस नियम के अंतर्गत रहकर कार्य करना चाहिए। तो वो इसमें अंतर्गत वो अपना कार्य जो है वो स्वयं जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है।
अब हम चौथा देखते हैं सामाजिक अनुशासन। देखिए सामाजिक अनुशासन के अंदर क्या होता है, जो हमारे समाज के द्वारा जो नियम कानून कायदे कानून जो बनाए गए हैं, व्यक्ति क्या करता है उन सबका वो पालन करता है ना, और उसी के अंतर्गत रहकर वो अपने जीवन यापन करता है। क्योंकि देखिए हम समाज में ही रहते हैं ना, और समाज के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो नियम बनाए गए हैं उसका व्यक्ति क्या करता है वो उसका पालन करता है, और समाज में क्या रहकर उन सभी नियमों को पालन करता है। और उन्हीं सब नियमों को पालन करते हुए देखते हुए क्या है, जो छोटे बालक होते हैं ना, अगर वो अपने घर के बड़ों को देखेंगे सामाजिक नियम कानून को अपनाते हुए, तो वो भी क्या करते हैं उसी कानून नियम कानून को वो सीखते हैं और उसका वो पालन करना भी वो सीख जाते हैं। तो ये है जो अनुशासन, उसके चार प्रकार। पहला है प्राकृतिक अनुशासन, दूसरा है आधिकारिक अनुशासन, तीसरा है व्यक्तिगत अनुशासन, चौथा है सामाजिक अनुशासन, है ना। तो इस प्रकार जो अनुशासन है, जो व्यक्ति क्या करता है, ये जो चारों अनुशासन है उसका पालन तो करता ही, साथ ही क्या करता है अगर उसे जीवन में अगर आगे बढ़ना है ना, या अपने अनुशासन के अंदर रहकर वो अगर व्यक्ति कार्य करता है, तो उसी प्रकार उसके जो जो बच्चे हैं वो भी उसे अनुशासन में रहकर वो कार्य करना वो सीख जाते हैं। अगर बचपन से ही बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए है ना, या उन्हें अच्छे अनुशासन में रहकर कार्य करना सिखाया जाए, तो क्या करता है बच्चा भी अनुशासित होता है और हर कार्य को सही समय पर करता है, और अनुशासन के अंदर रहकर ही अपने सारे कार्यों को निर्वहन को करता है। चलिए अब हम जो अनुशासन है उसका सिद्धांत देखते हैं ना। अनुशासन के 3 सिद्धांत हैं। जो अनुशासन है ना, अब हम इसके 3 सिद्धांत के बारे में जानेंगे। पहला है दमनात्मक, दूसरा प्रभावात्मक और तीसरा है मुक्त्यात्मक। तो सबसे पहले देखते हैं दमनात्मक। देखिए जो दमनात्मक जो सिद्धांत है यह आदिकाल से हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कि आदिकाल में हमें देखने को मिलता था, और आज क्या है ये दमनात्मक जो सिद्धांत है इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया, इसे नहीं अपनाया जाता। चलिए अब देखते हैं दमनात्मक जो अनुशासन होता है, इसमें क्या होता है, अगर शिक्षक है ना वो क्या करता है, जो शिक्षक होता है उसको विभिन्न तरह के अनुशासन क्लास में लागू करता है, लेकिन जो बालक उन जो नियम कानून को वो फॉलो नहीं करता है, तो शिक्षक के द्वारा क्या करता है उसे प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है ना, या मुर्गा बनाया जाता है। तो विभिन्न तरह का से क्या उन्हें सजा दी जाती है। तो इसमें दमनात्मक सिद्धांत के अंदर क्या किया जाता है, इसमें बालक को जबरदस्ती किसी कार्य को करने के लिए उकसाया जाता है, या अगर वो कुछ उस कार्य को नहीं करते तो उसे विभिन्न तरह से क्या है प्रताड़ित किया जाता है, या उसको अगर उस बच्चे की कुछ इच्छा होती है या उसको क्या करते हैं उसको वो दमन कर देते हैं। तो यही दमनात्मक सिद्धांत कहलाता है। मतलब इसमें क्या है बच्चों को पूरी तरह से वो नियंत्रण करके वो रखते हैं, है ना। उन्हें स्वतंत्र रूप से किसी चीज़ को सीखने के लिए उन्हें प्रेरित नहीं किया जाता। उन्हें विभिन्न तरह से अगर वो कार्य को नहीं करते तो उन्हें या तो डंडे से मारा जाता है या मुर्गा बनाया जाता है ना। इसी तरह विभिन्न प्रकार के उसे सजा दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो दमनात्मक सिद्धांत है, अगर मेरा माने तो इस तरह के जो सिद्धांत है उसे एक शिक्षक को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जो एक बच्चा होता है वह एक स्वतंत्र वातावरण में रहकर वो अगर जो कुछ सीखेगा तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेगा, है ना। अब उसी तरह क्या करेगा वो अपने जो ज्ञान है उसको बिना किसी रुकावट के वो ग्रहण कर पाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रभावात्मक सिद्धांत। देखिए प्रभावात्मक सिद्धांत के तहत क्या एक जो शिक्षक होता है उसे प्रभावशील होना चाहिए, है ना। जिससे क्या है जो छात्र छात्राएं हैं वो एक शिक्षक को देखकर क्या करें वो भी प्रभावी बने, मतलब कि उनकी जो रहन सहन है ना, उसके तौर तरीके, किस प्रकार वो अनुशासन का पालन करते हैं, है ना। तो इस सब को देखकर क्या बच्चे प्रभावित होते हैं। अगर एक शिक्षक स्वयं भी अगर नियम कानून का पालन नहीं करता है ना, तो क्या करते हैं इससे बच्चों पर गलत प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अगर एक शिक्षक टाइम पर विद्यालय नहीं आएगा तो उसी प्रकार का जो बालक है वो भी उसी प्रकार से सीखेगा। अगर शिक्षक टाइम पर नहीं आता तो मैं क्यों आऊँ, तो ऐसे उसके मन में भावना हमें देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं जो प्रभावात्मक सिद्धांत है इसके तहत एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, अपना प्रभावशील गुण उसे प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे क्या है जो छात्र छात्राएं वो भी प्रभावित हो, है ना। तो इस प्रकार के जो प्रभावात्मक सिद्धांत है वो अपनाना चाहिए। अब हम तीसरा देखते हैं मुक्त्यात्मक सिद्धांत। देखिए मुक्त्यात्मक सिद्धांत के तहत क्या है जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं मुक्त रूप से किसी चीज को वो सीखते हैं, है ना। इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो बालक होता है वो धरती पर स्वच्छंद रूप से जो पैदा होता है, और क्या करता है अगर बालक को वातावरण में अगर स्वच्छंद रूप से किसी चीज को सीखने के लिए कहें, है ना, तो इसमें क्या है वो बिना किसी रुकावट के वो सीखता है। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं जो एक शिक्षक होता है
वो छात्र छात्रा को अपने मित्र के रूप में मित्र के रूप में समझता है ना। और उसको विभिन्न तरह से क्या है, अगर उसे किसी की चीज़ की जरूरत होती है तो वह एक शिक्षक क्या करता है, मित्र की भांति उसका वो सहायता करता है ना। और उसे प्रकृति में स्वच्छंद रूप से सीखने के लिए उसे छोड़ देता है। तो हम कह सकते हैं जो मुक्त्यात्मक है ना, मुक्त्यात्मक जो सिद्धांत है, इसके अंदर जो शिक्षक होता है उसका संबंध इस छात्र छात्रा के साथ एक मित्र पूर्वक होता है। और उसी प्रकार से क्या है, जो बालक जो होते हैं ना, वो मित्रता पूर्वक शिक्षकों से अपने जो विभिन्न तरह के जो ज्ञान है वो प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम अनुशासन के लाभ देख लेते हैं। देखिए वैसे तो अनुशासन के बहुत से लाभ होते हैं ना, लेकिन क्या होता है, अगर एक व्यक्ति क्या करे, अनुशासन का कुछ हमें उसका दुरुपयोग भी हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जब एक शिक्षक क्या होता है, अगर वो अनुशासन बनाता है तो उसे अनुशासन ऐसे बनाना चाहिए जो एक विद्यार्थी के लिए संभव हो सके, है ना। और हमें कभी कभी ये देखने को मिलता है कि हमें कई जगह देखने को मिलता है कि एकदम कड़ा से कड़ा अनुशासन बनाया जाता है, जो एक प्रकार से क्या है, हमें कुछ सीखने में हमारी मदद नहीं करता है ना। और हम डर के कारण क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ें क्या है जो हम सीख नहीं पाते हैं ना। तो हम अनुशासन के लाभ देख लेते हैं। पहला है, बालक अनुशासित होता है। जो अनुशासन क्या होता है, अनुशासन एक व्यक्ति को अनुशासित करता है ना, कि उसे किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार बड़ों से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार हमें अपने जो कार्य है उसे करना चाहिए। तो क्या करता है, जो अनुशासन रहता है वो व्यक्ति को एक प्रकार से क्या करता है, उसे अनुशासित बनाता है ना, अनुशासित बनाता है कि किस प्रकार उसका एक आचरण होना चाहिए। अब हम दूसरा देखते हैं, योग्य व्यक्तित्व का निर्माण होता है ना। जो अनुशासन होता है उसके तहत क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसका जो व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से बहुत ही अच्छा उभर कर सामने आता है ना। जो अनुशासन के तहत क्या होता है, व्यक्ति विभिन्न प्रकार से जो कार्य प्रणाली होती है उसको अनुशासित ढंग से नियम पूर्वक विधि से वो करना सीखता है, जिसके तहत क्या होता है, व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है ना वो उसी प्रकार की देखने को हमें मिलती है। अब वो किसी भी कार्य को एक नियम पूर्वक तरीके से वह उसे करता है, तथा क्या करता है, वह उसी नियम कानून के तहत ही अपने व्यक्तित्व का दूसरे के सामने वो प्रस्तुत करता है। और उसी जो व्यक्ति होते हैं वो उससे प्रभावित भी होते हैं। अब तीसरा देखते हैं, सभी कार्यों को नियम पूर्वक करना सीखता है। अनुशासन से हमें क्या लाभ होता है कि हम कोई भी जो कार्य होते हैं ना, जो कोई भी कार्य होता है उसे हम एक निश्चित नियम वाली व निश्चित नियम के अकॉर्डिंग करना हम सीखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अनुशासन है वो एक व्यक्ति को अनुशासित रहना हमें सिखाती है, जिससे क्या होता है, व्यक्ति क्या उसका जो व्यक्तित्व होता है वह एकदम प्रभावशाली बनता है। तो इस प्रकार एक अनुशासन का एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है ना। अगर बालक उस प्रकार हम एक छात्र की बात करें तो जब वो विद्यालय जाता है तो उन्हें भी अनुशासित रहना सिखाना चाहिए। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वो बालक को अनुशासन में रहना सिखाए, तथा वह स्वयं जो नियम कानून एक विद्यालय के तहत बनाए गए हैं वो उन नियम कानून का वो पालन करे। जिससे क्या होता है, अगर जो बालक है वो शिक्षक को देखेगा कि किस प्रकार हमारा जो नियम कानून उसको वो पालन कर रहा है, तो बालक क्या होता है, उसी नियम कानून को फॉलो कर देखेगा तो वो भी उसी प्रकार नियम कानून को फॉलो करेगा तथा जीवन में वो आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार की जो अनुशासन है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तथा जो अनुशासन है वो व्यक्ति को अनुशासित बनाता है तथा जीवन में आगे बढ़ाता है।